नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकम। झारखंड में और महाराष्ट्र में रेवड़ी की सरकार बन गई। जी हाँ, मैंने रेवड़ी शब्द का प्रयोग इसलिए किया कि जिस बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षियों के इन योजनाओं को रेवड़ी संस्कृत कहते थे, भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में उसी रेवड़ी के बल पर चुनाव को जीत लिया। ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री खुद अपनी बातों पर कायम नहीं रह पाए और उन्होंने चुनाव जीतने के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या अन्य प्रांतों में जहाँ भी चुनाव का समय आया, इसमें आप छत्तीसगढ़ का भी नाम ले सकते हैं कि जहां जमकर विपक्षी दलों के तर्ज पर वहां की जनता को रेवड़ी बांटने की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना चाल, चरित्र और चेहरा बदल दिया है, जिसके लिए कि वो पहले जानी जाती थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले ये कहते थे, बड़ा गर्व से कहते थे, ये पार्टी अन्य पार्टियों से अलग है। लेकिन अब खासकर 2014 के बाद अब नीति एवं सिद्धांतों को तिलांजलि दे दी गई है। जिस प्रकार केवल एक वोट के अंतर से सदन में सरकार खोने के बावजूद भी अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने नीति सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और उन्होंने कहा भी कि अगर ऐसी सत्ता को जो कि भ्रष्टाचार करने से मिलती हो, उस सत्ता को मैं चिमटी से छूना भी पसंद नहीं करता और मैं राष्ट्रपति के पास अपना इस्तीफा देने जा रहा हूँ, क्योंकि एक वोट से अटल जी की सरकार सदन में गिरी थी। अब उन्हीं के ये दत्तक पुत्र या यूँ कह लीजिए उन्हीं के वारिस अब क्या कर रहे हैं? उनके वारिस अब अपनी सत्ता बनाने के लिए न सिर्फ अन्य दलों को तोड़ रहे हैं, बल्कि अन्य दलों के भी ऐसे लोगों को अपने में ले रहे हैं जिन्हें कभी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का प्रतीक बताती थी। खैर, अगर इन बातों का जिक्र होने लगा तो संभवतः ब्लॉग बहुत ही लंबा हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगों को ये ब्लॉग उबाऊ लगे, क्योंकि मैंने अपने शुरू में ही कहा था कि झारखंड में और महाराष्ट्र में रेवड़ी की सरकार बनी। आप सभी लोग जानते हैं कि हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव एक साथ होना था, लेकिन मात्र उसे कुछ दिनों के लिए इसलिए बढ़ा दिया गया जिससे कि वहाँ मध्य प्रदेश के तर्ज पर लाडली बहना योजना, यानी कि लड़की बहना को यहाँ पर महाराष्ट्र में ज़मीन तक उतारा जा सके। इसके लिए उन्होंने पर्याप्त समय लिया और जिस तरह आयोग ने उनकी बात मानी, तो ये कहने के लिए पर्याप्त है कि आयोग भी अब सत्ताधारी दल का गुलाम हो चुका है, क्योंकि जब सरकार का बहुमत ही उन आयुक्तों की नियुक्ति करेगा, तो निश्चित तौर पर वो आयुक्त सरकार के प्रति वफादार होंगे ही। इसमें कोई कहने में अतिशयोक्ति नहीं है। लिहाजा महाराष्ट्र में इस योजना को ज़मीन तक उतारा गया और जैसी सफलता मिली है, इस संबंध में मैं ये नहीं कहूँगा विरोधी दलों की तरह कि उसमें हेर फेर हो गया, बल्कि उन्होंने एक ऐसी जीत पाई
जो कि संभवतः भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी इस बारे में कल्पना नहीं की होगी। और महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम से ये भी स्पष्ट हो गया कि अब उद्धव ठाकरे और शरद पवार के दिन भी राजनीति में पूरे हो गए हैं और उनकी जगह अब एकनाथ शिंदे और अजीत दादा पवार ने ले ली है। रहा सवाल पवार, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के घर का, तो उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे भी जीत कर आए हैं और इधर शरद पवार की बेटी अगर राजनीति में आगे बढ़ना चाहे तो संभवतः उसको ही आम जनता महाराष्ट्र के महत्व दे सकती है। ये बात भी अब तय होगी। असली नकली का जो मैंने कहा था कि इसमें चुनाव में महाराष्ट्र में असली नकली का फैसला होगा, तो हमारे ख्याल से जनता ने स्पष्ट तौर पर ये फैसला दे दिया है। भले ही उद्धव ठाकरे को 12% मत मिले हों और 10% एकनाथ शिंदे को मिले हों, लेकिन सीटों के लिहाज से एकनाथ शिंदे आज के जीत के हीरो हैं। इसी प्रकार अजीत पवार कम प्रतिशत वोट पाने के बाद भी ज़्यादा सीटें जीतकर महाराष्ट्र की राजनीति के हीरो बन गए हैं। लिहाजा अब ये समझना होगा विपक्षी दलों को भी कि केवल तोता रटंत बातों से अब जनता थोड़ी देर ताली बजा सकती है, खुश हो सकती है, लेकिन आप उन योजनाओं को अगर ज़मीन तक नहीं उतारते तो आप निश्चित तौर पर यह तय मान लीजिए कि आपके हाथ खाली ही रहने वाले हैं। जैसे कि महाविकास आघाड़ी जिनके पास किसानों के लिए सोयाबीन का मुद्दा था और अन्य MSP न मिलने का मुद्दा था, इसके बावजूद भी वो हार गए और लाड़की बहना योजना के सहारे यानी कि रेवड़ी के सहारे और निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी विजय हुई। इसी प्रकार झारखंड की बात करना चाहूँगा। वहाँ पहली बार ऐसा हुआ, कई दशकों का रिकॉर्ड टूटा कि कोई सरकार दोबारा बन के आई हो। वहाँ का रिकॉर्ड रहा कि हर बार वहाँ के मतदाता एक दल को हटाकर दूसरे दल को सत्ता सौंपते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने संभवतः यही देखकर वहाँ दम लगाया होगा और जल जंगल जमीन यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तो बेटी रोटी तक जमीन पर उतर आए, लेकिन इसके बावजूद वहाँ का जो परिणाम था वो हेमंत सोरेन के पक्ष में रहा। उन्होंने दशकों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए वहाँ की सत्ता पर दोबारा कब्जा कर लिया। निश्चित तौर पर झारखंड में महाराष्ट्र के तरह झारखंड का भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत नाक का सवाल था, लेकिन वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के दावों को मात्र इसलिए फुस कर दिया क्योंकि इधर हेमंत सोरेन की पार्टी ने मैया योजना को लेकर, जिसकी राशि इसी दिसंबर माह से अब 2500 रुपये हो जाएगी, उस पर विश्वास किया। अभी 2100 रुपये माताओं के खाते में आ रहे हैं, जो कि अब 2500 होने वाले हैं। लिहाजा अब इस बात का कोई महत्व नहीं रहा है कि किस प्रकार आप किन सिद्धांतों और किन बातों को लेकर जाएंगे, लेकिन महाराष्ट्र का जो परिणाम आया उसने ये दिखा दिया कि जो लोग ज़मीन पर उतर कर ज़मीनी मुद्दे से जुड़े नहीं रहेंगे तो उनको निश्चित तौर पर असफलता ही मिलेगी। और जिस प्रकार वहाँ बिखरे हुए महाविकास आघाड़ी दिखाई दी, एक दूसरे पर लगातार शक ही करते रहे कि फलाने देवेंद्र फडणवीस से मिले और फलाने नेता अब वो उनसे मिले, अजीत पवार उनसे मिले, फलाने से मिले, तो इसमें ही महाविकास आघाड़ी एकजुट होके नहीं लड़ पाई। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के जो NDA घटक हैं वो सभी लोग एकजुट होकर लड़े
एक मुद्दे पर लड़े, बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं, आदि आदि लाइन का ये लेते हुए उन्होंने यहाँ पर विजय हासिल की। इधर झारखंड में दोबारा हेमंत सोरेन की सरकार बनना कोई साधारण बात नहीं, क्योंकि उस जगह जहाँ के हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री रहते जेल भेजा गया था और बीच चुनाव में उनके निजी सलाहकार पर सुनील श्रीवास्तव पे छापेमारी हुई। छापेमारी तो हालांकि महाराष्ट्र में भी हुई थी, लेकिन जिस प्रकार उन्होंने ये देखा और इस बात पे उन्होंने उस पर आचरण भी किया, तो उसकी सफलता निश्चित तौर पर मिली है। लेकिन यहाँ हम एनडीए गठबंधन की सुगठित राजनीति और इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकते। किस प्रकार उन्होंने लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र हारने के बाद किस प्रकार उन्होंने ज़मीन पर काम किया, चुनाव को थोड़ा आगे बढ़वा के, और उन्होंने इन योजनाओं को धरती पर उतारा और लिहाजा विजय श्री उनके हाथ लगी। इस संबंध में संजय राउत का बयान आया कि वो चुनाव के परिणाम को नहीं मानते, लेकिन कहा जाता है जो जीता वो सिकंदर, और अब केवल 5 साल तक आपसे सिर फटोगल करने इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर ये आपस में सिर फटोगल करेंगे तो निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि आगे का भी इनका राजनीतिक भविष्य पानी में जाने वाला है, यानी कि इनकी भैंस पानी में जाने वाली है। अगर विपक्षी दल एकजुट होकर ज़मीन पर उतरकर जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर अगर नहीं आते, और कांग्रेस को खासकर इस बारे में सोचना होगा, जिसने कि महाराष्ट्र में बहुत ही खराब प्रदर्शन किया है और सबसे कम सीटों पर वो चुनाव जीत कर आई, सबसे ज़्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़ी थी। तो कांग्रेस को ये सोचना है कि राष्ट्रीय मुद्दे और क्षेत्रीय मुद्दे अलग अलग होते हैं, और दोनों मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे लोकसभा चुनाव में तो असर डाल सकते हैं, और लोकल चुनाव यानी कि विधानसभा के चुनाव में स्थानीय मुद्दे ही चलते हैं। इस बात का ध्यान संभवतः कांग्रेस इस चुनावी परिणाम से सीखेगी। महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम का यही संदेश है। झारखंड ने जिस प्रकार ऐसे संदेश दिए हैं वो इसने दर्शाने को काफ़ी है कि आप कितनी भी ताकत लगा लें, अगर ज़मीन पर रेवड़ी फैली हुई है तो इस रेवड़ी को लोग उठाएंगे ही। संभवतः अब भारतीय जनता पार्टी का अगली बार दिल्ली और बिहार में भी 2025 में चुनाव होने हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों में भी अब रेवड़ी के साथ साथ बटोगे कटोगे एक हैं तो सेफ है के नारे के साथ ही आगे बढ़ेगी, क्योंकि बुरी स्थिति के बावजूद जिस प्रकार झारखंड में उन्होंने अपनी सीटें बचाई हैं, तो वो दर्शाता है कि अब भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर इसी नारे इसी योजना के साथ आगे बढ़ेगी। उपचुनाव में मैं आपको बता दूं, उपचुनाव में जहां जो ताकतवर रहे यानी कि जिनकी जहां सरकार थी उन्होंने विजय पाई। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन ले गया, और पश्चिम बंगाल में 6 सीटें जो थीं उनके पास रहीं ममता बनर्जी के पास। राजस्थान में कांग्रेस का हाथ ऊंचा रहा, और बिहार में सभी सीटें एनडीए गठबंधन नीतीश के पास रही। केरल में 2 सीटें दोनों वहाँ पर जो वहाँ की सरकार चल रही उनके सहयोगियों के हाथ में रहीं, और कर्नाटक की सभी 4 सीटें उनके पास रहीं, कांग्रेस के पास रहीं। पंजाब की 4 सीटें 3
आप एक कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन के पास रहीं, उत्तराखंड की एक सीट जो वहाँ सरकार है भारतीय जनता पार्टी उसके पास रही। तो यहाँ ये उदाहरण मात्र हमने इसलिए दिए हैं कि उपचुनाव के रिजल्ट तो ये रहे, लेकिन जो ये दो राज्यों के रिजल्ट हैं ये मैंने आपको बता दिए कि आप केवल एक ही बात को रटने से काम नहीं चलेगा, बल्कि ज़मीन पर उतरकर जनता को आपको लाभ देना पड़ेगा, उनके दुख सुख में जुड़ना पड़ेगा। केवल ये कहने से संविधान बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। ये मुद्दा आम जनता ने लोकसभा में आपका सुना होगा, लेकिन इस पर लाड़की बहना और मैया योजना जैसी रेवड़ी भारी पड़ी और उसको निश्चित तौर पर विजयश्री मिली। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।